हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न विद एनएच। आज के शानदार वीडियो के अंदर हम दोस्तों रीट मेंस भर्ती परीक्षा लेवल 1 और लेवल 2 से संबंधित नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बारे में चर्चा करने वाले हैं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो है आपकी, इससे संबंधित लगभग 100 प्लस क्वेश्चन मैं आपको करवाने वाला हूँ, जो कि एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। जो भी विद्यार्थी रीट मेंस भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और इस बार अपना फाइनल सिलेक्शन लेना चाहते हैं, आप इस वीडियो को जरूर देखिए। काफ़ी शानदार सवाल हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के शुरुआत करते हैं। पहला सवाल है, एनईपी की फुल फॉर्म क्या है? तो एनईपी जो है, इसकी फुल फॉर्म आपसे पूछी गई है, तो ये क्या हो जाएगी आपकी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी यहाँ पर हो जाएगी। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल है, शिक्षा नीति 2020 में 10+2 शिक्षा का नया पैटर्न क्या है? तो 10+2 शिक्षा का नया पैटर्न यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा 5+3+3+4। ये आपको ध्यान रखना है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, नई शिक्षा नीति 2020 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय को क्या नाम दिया गया? तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय को क्या नाम यहाँ पर दिया गया है? तो इसका नाम यहाँ पर रखा गया है शिक्षा मंत्रालय। ऑप्शन डी यहाँ पर सही है। अगला सवाल है, नई शिक्षा नीति 2020 में पहले 5 सालों को कौन सी अवस्था कहा जाता है? तो नई शिक्षा नीति 2020 में पहले जो आपके 5 साल है, इनको क्या कहा जाता है? तो इनको फाउंडेशन स्टेज यानी कि नींव चरण यहाँ पर कहा जाता है। ऑप्शन बी सही है, यहाँ पर फाउंडेशन स्टेज आपको याद रखना है। अगला सवाल है, नई शिक्षा नीति 2020 में कौशल विकास पाठ्यक्रम किस वर्ग से शुरू होगा? तो कौशल विकास पाठ्यक्रम जो है, ये किस वर्ग से आपका शुरू होगा? तो ये आपका कक्षा 6 से शुरू होगा। ठीक है, कौशल विकास पाठ्यक्रम जो है, ये कहाँ से शुरू होगा? आपका कक्षा 6 से शुरू होगा। अगला सवाल है, नई शिक्षा नीति 2020 में एक छात्र को उसकी मातृभाषा में न्यूनतम कितनी कक्षा तक पढ़ाया जाना चाहिए? तो एक छात्र जो है, उसको अपनी मातृभाषा में न्यूनतम कितनी कक्षा तक पढ़ाया जाना चाहिए? इंपॉर्टेंट सवाल है। तो कक्षा 5 तक आपको पढ़ाया जाना चाहिए। एक छात्र जो है, उसको मातृभाषा में कक्षा 5 तक पढ़ाया जाना चाहिए। अगला सवाल है, हाल ही में एनईपी को कब संशोधित किया गया था? तो एनईपी को कब संशोधित किया गया? तो 2020 में जो है एनईपी को संशोधित किया गया है, और इसी के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, एनईपी 2020। आगे देखिए, एनईपी 2020 कौन से नंबर की राष्ट्रीय शिक्षा नीति है? तो एनईपी 2020 जो है, ये कौन से नंबर की राष्ट्रीय शिक्षा नीति आपकी हो जाएगी? तो ये तीसरे नंबर की राष्ट्रीय शिक्षा नीति आपकी हो जाएगी। इससे पहले आपकी 1968 में आ चुकी है, इसके पहले आपकी 1986 में आ चुकी है, और ये आपकी 2020 में आपकी आई है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये आपकी तीसरे नंबर की हो जाएगी। आगे देखिए, भारत में अब तक शिक्षा नीति किस वर्ष आई है? तो भारत में 1968 में, फिर 1986 में, फिर आपकी 2020 में आई है। तो यहाँ पर उपरोक्त सभी आपका करेक्ट होगा। ठीक है, 1968, 86 और 2020। भारत में कितने वर्षों के बाद नई शिक्षा नीति लागू की गई? तो कितने वर्षों के पश्चात आपकी नई शिक्षा नीति लागू हुई है? तो ये आपकी आप देख सकते हो कब से लागू हुई है। 1986 के बाद 2020 में आपकी लागू हुई है, यानी कितने वर्ष यहाँ पर हो जाएंगे आपके? 34 वर्ष यहाँ पर हो जाएंगे। ऑप्शन ए यहाँ पर सही है। अगला सवाल देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में किस वर्ग से व्यावसायिक कक्षाएं शुरू होगी? तो व्यावसायिक कक्षाएं जो है आपकी, वो किस वर्ग से शुरू होगी? तो ये आपकी जो शुरू होगी कक्षा 6 से। ऑप्शन बी यहाँ पर सही है, कक्षा 6 से आपकी व्यावसायिक कक्षाएं शुरू होगी। एनईपी 2020 में किस पाठ्यक्रम को समाप्त कर दिया गया है? तो यहाँ पर DELED ये तो है, बीएड भी यहाँ पर है, एमफिल को यहाँ पर समाप्त कर दिया गया है। सी यहाँ पर आपका सही है, एमफिल जो है उसको यहाँ पर समाप्त कर दिया गया है। एनईपी 2020 में व्यावसायिक क्षेत्र में कितने वर्षों के अध्ययन के बाद डिप्लोमा प्रदान किया जाएगा? तो व्यावसायिक क्षेत्र में कितने वर्षों का अध्ययन आपको करना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको डिप्लोमा प्रदान किया जाएगा। तो 2 वर्ष का अध्ययन आपको करना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको डिप्लोमा मिलेगा व्यावसायिक क्षेत्र में। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार अब पीएचडी करने के लिए क्या आवश्यक है? तो अगर आपको पीएचडी करनी है एनईपी 2020 के अनुसार, तो आपको क्या करना आवश्यक है? तो यहाँ पर 4 साल की स्नातक डिग्री करना आपको आवश्यक है। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही है। शिक्षा शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो शिक्षा शब्द जो है, ये आपका लैटिन भाषा का शब्द हो जाएगा। तो ये आप याद रखना, शिक्षा शब्द जो है, ये आपका लैटिन भाषा का शब्द है। ठीक है, अगला सवाल देखिए, एनईपी यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 या नई शिक्षा नीति 2020 किसने तैयार की है? तो एनईपी 2020 जो है, ये आपकी किसके द्वारा तैयार की गई? तो ये के कस्तूरी रंजन समिति के द्वारा तैयार की गई है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही है, के कस्तूरी रंजन समिति।
एनईपी 2020 के अध्यक्ष कौन हैं? तो एनईपी 2020 के अध्यक्ष भी आपके कौन हो जाएंगे? डॉक्टर के कस्तूरी रंजन यहाँ पर हो जाएंगे। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है। अगला सवाल देखिए, जीडीपी का कितना प्रतिशत केंद्र सरकार द्वारा नई शिक्षा नीति 2020 में खर्च किया जाएगा? तो इंपॉर्टेंट सवाल है, यहाँ पर यह पूछा गया है जीडीपी का कितना % हिस्सा जो है वो आपकी नई शिक्षा नीति यानी एनईपी 2020 में खर्च किया जाएगा। इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछा जा सकता है। तो लगभग 6% हिस्सा जो है ये आपका नई शिक्षा नीति 2020 में खर्च किया जाएगा जीडीपी का। अगला सवाल है, पाठ्यक्रम को छात्र के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार 4 चरणों में विभाजित किया गया है, इसका सही अनुक्रम क्या है? तो पाठ्यक्रम को छात्र के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार 4 चरणों में बांटा गया है, जिसमें एक चरण तो आपका मूलभूत चरण है, दूसरा चरण आपका प्रारंभिक चरण है, फिर मध्य चरण है, फिर आपका माध्यमिक चरण है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा। तो याद रखना, मूलभूत है, प्रारंभिक है, फिर आपका मध्य है, फिर माध्यमिक चरण है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में छात्र और शिक्षक का अनुपात क्या रखा गया है? तो छात्र और शिक्षक का अनुपात एनईपी 2020 में 30:1 रखा गया है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही है आपका, 30:1। अगला सवाल है, एनईपी 2020 के अनुसार राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र किसके लिए बनाया जाएगा? तो राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र किसके लिए बनाया जाएगा? तो ये बच्चों के लिए बनाया जाएगा। ऑप्शन बी सही है, बच्चों के लिए आपका राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र बनाया जाएगा। छात्रों के आकलन के लिए राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र बनाया गया है, जिसका नाम क्या रखा गया है? तो राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र जो है ये बच्चों के लिए बनाया गया है, छात्रों के लिए बनाया गया है। तो इसका नाम क्या रखा गया है? परख यहाँ पर रखा गया है। ठीक है, याद रखिएगा, परख इसका नाम रखा गया है। परख राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में शामिल एक राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र है। परख में पी का क्या अर्थ है? तो परख में पी का क्या अर्थ यहाँ पर हो जाएगा? तो ये आपको ध्यान रखना है, परख में पी का अर्थ हो जाएगा परफॉर्मेंस। ऑप्शन ए सही है यहाँ पर, परफॉर्मेंस। ठीक है। अगला सवाल है आपका, दीक्षा पोर्टल किससे संबंधित है? ये सवाल आपका ऑलरेडी एग्जाम में आ चुका है। तो दीक्षा पोर्टल जो है ये आपके शिक्षकों से संबंधित है। तो देश में शिक्षकों के कौशल को विकसित करने से संबंधित आपका दीक्षा पोर्टल। तो ये आप याद रखना, दीक्षा पोर्टल जो है दोस्तों ये आपका देश में शिक्षकों के कौशल को विकसित करने से संबंधित है। और अगर शिक्षक दिया जाए तो आपको शिक्षक आंसर करना है कि शिक्षकों से संबंधित आपका दीक्षा पोर्टल। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रस्तावित है? तो एनईपी 2020 में कौन सा कथन यहाँ पर प्रस्तावित है? तो डायरेक्टली मैं आपको बता देता हूँ, बाल विद्यार्थियों के लिए बहुभाषी होने में उच्च संज्ञानात्मक लाभ है। तो बाल विद्यार्थी जो है उनको बहुभाषी होने में उच्च संज्ञानात्मक लाभ है, यानी एक से अधिक भाषा अगर वो सीखे तो उसमें आपका उच्च संज्ञानात्मक लाभ है। एनईपी 2020 के अनुसार आकलन के क्या उद्देश्य हैं? तो आकलन के क्या उद्देश्य यहाँ पर हो सकते हैं? सीखने की स्तर को सुनिश्चित करने के लिए विद्यार्थियों में तनाव उत्पन्न करना और डर पैदा करना, ये बात तो यहाँ पर गलत हो जाएगी। अध्यापन अधिगम क्रियाओं को दोहराना, ये बात सही है। अधिगम और विकास को अनुकूलित बनाना, कक्षा के अंदर और बाहर विद्यार्थियों को समर्थन देना, तो ये तीनों बातें यहाँ पर सही है। तो सेकंड, थर्ड, फोर्थ यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या सिफारिश करती है? तो एनईपी 2020 जो है ये क्या सिफारिश करती है? तो अभी मैंने देखा था, बताया था, बहुभाषावाद को यहाँ पर ये समर्थन करती है। तो यहाँ पर बी आपका सही होगा। एनईपी 2020 में प्रस्तावित बदलाव है। तो एनईपी 2020 में आपका प्रस्तावित बदलाव क्या हो जाएगा? तो अगर ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पर मानकीकरण से लचीलापन, अभी आपका जो लचीलापन है वो इसमें आ चुका है। तो मानकीकरण से लचीलापन जो है ये एनईपी 2020 का प्रस्तावित बदलाव है। एनईपी 2020 में उल्लेखनीय मेरू शब्द का विस्तृत रूप क्या है? तो जो मेरू शब्द यहाँ पर दिया गया है इसकी फुल फॉर्म आपसे पूछी गई है, तो ये क्या हो जाएगी यहाँ पर? तो मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही होगा। अगला सवाल है, राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र परख का उद्देश्य क्या है? तो परख का उद्देश्य यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो परख का उद्देश्य है मानदंड, मानक और दिशा निर्देश निर्धारित करना। ऑप्शन बी जो है वो यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल है, एनईपी 2020 के अनुसार एबीसी क्या है? तो एनईपी 2020 के अनुसार एबीसी क्या हो जाएगा? तो पहले आप नीचे का सवाल देखिए, एबीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो एबीसी का फुल फॉर्म है आपका एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। क्या हो जाएगा? एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, यानी कि शिक्षा बैंक क्रेडिट यहाँ पर हो जाएगा। ऑप्शन ए भी यहाँ पर सही है, यहाँ पर भी आपका ऑप्शन ए सही है। एबीसी की फुल फॉर्म आप याद रखिएगा, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट यहाँ पर हो जाएगी। ठीक है, पूछी जा सकती है। अगला सवाल है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्री स्कूल स्तर 3 के लिए उपयोग की गई पारिभाषिक शब्दावली क्या है? तो प्री स्कूल स्तर 3 के लिए जो शब्दावली प्रयोग में ली गई है वो क्या हो जाएगी? तो ये बाल वाटिका यहाँ पर हो जाएगी।
ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही हो जाएगा, बाल वाटिका यहाँ पर आपका सही होगा। एनईपी 2020 में स्कूली शिक्षा के किस स्तर पर चरण में बच्चों के बीच शिक्षण के न्यूनतम स्तर का उल्लेख है? तो न्यूनतम स्तर का उल्लेख किस में हो जाएगा? तो ये आपका प्राथमिक स्तर पर हो जाएगा, ऑप्शन बी यहाँ पर सही है। अगला सवाल है, एनईपी 2020 शुरुआती कक्षाओं में बच्चों को किस प्रकार के क्रियाकलाप के अवसर दिए जाने की बात करती है? तो शुरुआत में किस प्रकार के क्रियाकलाप अवसर दिए जाने की बात करती है आपकी एनईपी 2020? तो ये सर्जनात्मक, जिज्ञासात्मक, आयु एवं विकास के अनुरूप, ऑप्शन डी यहाँ पर सही है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा अनुशंसित स्कूली शिक्षा की संरचना क्या है? तो ये हम देख चुके हैं, 5+3+3+4 यहाँ पर हो जाएगी। अगला सवाल है, सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित समूहों के छात्रों का अवधारण सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 प्रस्तावित करता है कि पाठ्यचर्या और शिक्षा शास्त्र आपका कैसा होना चाहिए? तो ये यहाँ पर आपको बताना है। तो ये आपका संलग्न और संदर्भित यहाँ पर होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? संलग्न और संदर्भित यहाँ पर होना चाहिए। एनईपी 2020 में निम्न में से कौन सा कथन प्रस्तावित है? तो इन चारों कथनों में से आपका कौन सा कथन यहाँ पर प्रस्तावित है? तो ये हम देख चुके हैं, बाल विद्यार्थियों के लिए बहुभाषी होने के उच्च संज्ञानात्मक लाभ है, ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही है। अगला सवाल है, एनईपी 2020 पूरे देश के लिए प्राथमिक स्तर पर किस भाषा को निर्देश के माध्यम से प्रस्तावित करती है? तो प्राथमिक स्तर पर किस भाषा को निर्देश के माध्यम से प्रस्तावित करती है? तो ये मातृभाषा यानी घर की भाषा को प्रस्तावित करती है प्राथमिक स्तर पर। एनईपी 2020 के अनुसार मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? तो मूल्यांकन का उद्देश्य क्या हो जाएगा? बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में मदद करना, ऑप्शन सी सही है। मूल्यांकन इस वजह से किया जाता है ताकि बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में मदद मिल सके। अगला सवाल देखिए, एनईपी 2020 के तहत व्यावसायिक शिक्षा का आरंभिक चरण कौन सा है? तो व्यावसायिक जो शिक्षा है इसका आरंभिक चरण आपका कौन सा हो जाएगा? तो कक्षा 6 यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। व्यावसायिक शिक्षा का आरंभिक चरण यहाँ पर आपका हो जाएगा कक्षा 6। एनईपी 2020 के तहत कौन सा नया कौशल स्कूलों में सिखाने पर जोर दिया गया है? तो कौन सा नया कौशल सिखाने पर जोर दिया गया है? तो यहाँ पर कोडिंग सिखाने पर जोर दिया गया है, ऑप्शन बी सही है, कोडिंग सिखाने पर। एनईपी 2020 में स्कूलों में छात्रों के प्रदर्शन का मूल्यांकन किस प्रकार होगा? तो स्कूलों में छात्रों के प्रदर्शन का मूल्यांकन किस प्रकार होगा? तो ये सहपाठियों और शिक्षकों दोनों के द्वारा किया जाएगा। किसके द्वारा किया जाएगा? सहपाठियों और शिक्षकों दोनों के द्वारा यहाँ पर किया जाएगा छात्रों के प्रदर्शन का मूल्यांकन। एनईपी 2020 के तहत नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए का मुख्य कार्य क्या होगा? तो एनटीए का मुख्य कार्य यहाँ पर क्या होगा, जिसे नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कहा जाता है? तो इसका मुख्य कार्य होगा प्रवेश परीक्षाओं का आयोजन, ऑप्शन बी यहाँ पर सही है, प्रवेश परीक्षाओं का आयोजन। अगला सवाल है, एनईपी 2020 के तहत मल्टीपल एंट्री और एग्जिट किस स्तर पर लागू होगा? तो मल्टीपल एंट्री और एग्जिट आपका किस स्तर पर लागू होगा? तो ये आपका उच्च शिक्षा स्तर पर यहाँ पर लागू होगा, बी यहाँ पर सही है, उच्च शिक्षा स्तर पर आपका मल्टीपल एंट्री और एग्जिट यहाँ पर लागू होगा। एनईपी 2020 के अनुसार फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी का लक्ष्य किस वर्ष तक प्राप्त करना है? तो फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी का लक्ष्य किस वर्ष तक प्राप्त करना है? तो ये 2025 तक प्राप्त करना था, ऑप्शन ए सही है यहाँ पर। तो याद रखना, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी 2025 तक प्राप्त करनी थी। अगला सवाल है, एनईपी 2020 के अनुसार उच्च शिक्षा में प्रवेश के लिए एक सामान्य परीक्षा का संचालन कौन करेगा? तो ये अभी हम देख चुके हैं, ये एनटीए के द्वारा किया जाएगा। एनईपी 2020 के अनुसार स्नातक के पहले वर्ष के बाद कोर्स छोड़ने पर क्या मिलेगा? तो स्नातक अगर पहले वर्ष के बाद कोर्स छोड़ देता है तो उसको क्या दिया जाएगा? प्रमाण पत्र यहाँ पर दिया जाएगा, ऑप्शन सी सही है, प्रमाण पत्र दिया जाएगा। एनईपी 2020 के तहत प्राथमिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो प्राथमिक शिक्षा जो है इसका मुख्य उद्देश्य हो जाएगा समग्र विकास और ज्ञान आधारित शिक्षा। एनईपी 2020 के अनुसार ईसीसीई यानी अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन का कार्यान्वयन किसके माध्यम से किया जाएगा? तो ये किसके माध्यम से किया जाएगा? ईसीसीई का कार्यान्वयन तो ये आंगनवाड़ी के माध्यम से किया जाएगा। इसकी फुल फॉर्म भी याद रखना, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। अगला सवाल देखिए, एनईपी 2020 के तहत बोर्ड परीक्षाओं में क्या बदलाव किया गया है? तो बोर्ड की परीक्षाओं में क्या बदलाव यहाँ पर किया गया है? तो ज्ञान और कौशल आधारित परीक्षा यहाँ पर ली जाएगी, सी यहाँ पर सही है। एनईपी 2020 के अनुसार छात्रों को कितनी भाषाओं में शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए? तो कितनी भाषाओं में वो शिक्षा प्राप्त करे? तो 3 भाषाओं में उसे शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए, ऑप्शन सी यहाँ पर सही है। कितनी भाषाओं में? 3 भाषाओं में। एनईपी 2020 के तहत राष्ट्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी मंच एनईटीएफ का उद्देश्य क्या है? तो एनईटीएफ का उद्देश्य यहाँ पर क्या हो जाएगा?
तो डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देना। NETF राष्ट्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी मंच का उद्देश्य है डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देना। NEP 2020 में किस कक्षा से कोडिंग सिखाने की सिफारिश की गई है? तो किस कक्षा से कोडिंग सिखाने की सिफारिश यहाँ पर की गई है? तो ये कक्षा 6 से यहाँ पर की गई है। ऑप्शन बी सही है, कक्षा 6 से आपकी कोडिंग सिखाने की सिफारिश की गई है। NEP 2020 में छात्रों को किस प्रकार की रिपोर्ट कार्ड प्रणाली प्रदान की जाएगी? तो किस प्रकार की रिपोर्ट कार्ड प्रणाली इनको प्रदान की जाएगी? तो इनको प्रदान की जाएगी भैया 360 डिग्री समग्र मूल्यांकन। 360 डिग्री समग्र मूल्यांकन जो है वो रिपोर्ट कार्ड प्रणाली जो है इनको प्रदान की जाएगी। NEP 2020 में मातृभाषा को शिक्षा का माध्यम किस कक्षा तक बनाए रखने की सिफारिश की गई है? तो मातृभाषा में शिक्षा का माध्यम किस कक्षा तक आप बनाए रख सकते हैं? तो कक्षा 5 तक आप बनाए रख सकते हैं। NEP 2020 के तहत ECC अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन को कितनी उम्र के बच्चों के लिए लागू किया गया है? तो ये आंगनबाड़ी से संबंधित है और कितने वर्ष के यानी कितने उम्र के बच्चों के लिए ये लागू की गई है? तो ये 3 से 6 वर्ष के उम्र के बच्चों के लिए लागू की गई है। ये आप याद रखना। ECCE जो है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन जो है ये आपकी 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए लागू की गई है। NEP 2020 के तहत विद्यालयों में किस प्रकार के कौशल को महत्व दिया गया है? तो किस प्रकार के कौशल को यहाँ पर महत्व दिया गया है? व्यावसायिक और जीवन कौशल को यहाँ पर महत्व दिया गया है। याद रखना, व्यावसायिक और जीवन कौशल। NEP 2020 में किस उद्देश्य के लिए नेशनल रिसर्च फाउंडेशन NRF स्थापित किया जाएगा? तो NRF जो है वो किस उद्देश्य के लिए स्थापित किया जाएगा? तो विभिन्न विषयों में शोध को प्रोत्साहित करने के लिए यानी रिसर्च को प्रोत्साहित करने के लिए। ठीक है, बी यहाँ पर सही है आपका। शोध को क्या कहेंगे हम? रिसर्च कहेंगे। तो नेशनल रिसर्च फाउंडेशन आपका विभिन्न विषयों में शोध को प्रोत्साहित करने के लिए स्थापित किया जाएगा। NEP 2020 के अनुसार कितने स्तर की उच्च शिक्षा डिग्री प्रणाली लागू की गई है? तो कितने स्तर की उच्च शिक्षा डिग्री प्रणाली लागू की गई है? तो ये 4 स्तर की यहाँ पर हो जाएगी। ठीक है, 4 स्तर की आपकी उच्च शिक्षा डिग्री प्रणाली लागू की गई है। NEP 2020 के तहत भारत का शिक्षा बजट GDP का कितना प्रतिशत करने का लक्ष्य है? तो भारत का शिक्षा बजट GDP का कितना परसेंट यहाँ पर होगा? 6%। ये हम देख चुके हैं। NEP 2020 में स्कूली शिक्षा के किस चरण में गतिविधि आधारित शिक्षण को शामिल किया गया है? तो गतिविधि आधारित शिक्षण को शामिल किया गया है तो ये आपके प्रारंभिक चरण में शामिल किया गया है। ठीक है, तो गतिविधि आधारित शिक्षण को शामिल किया गया है प्रारंभिक चरण में। याद रखिएगा, पूछा जा सकता है गतिविधि आधारित शिक्षण को शामिल किया गया है प्रारंभिक चरण में। NEP 2020 का लक्ष्य क्या है? तो NEP 2020 का लक्ष्य है शिक्षा प्रणाली को समग्र और लचीला बनाना। NEP 2020 के अनुसार कितने प्रतिशत छात्र 2025 तक व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त करेंगे? तो व्यावसायिक शिक्षा 2025 तक यानी कि 2025 आपका चल रहा है, तो 2025 तक व्यावसायिक शिक्षा कितने परसेंट छात्र आपके प्राप्त करेंगे? तो ये 50% छात्र जो है ये आपके व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त करेंगे 2025 तक। NEP 2020 में उच्च शिक्षा के लिए HECI में कितने वर्टिकल्स शामिल होंगे? तो HECI जो है इसमें कितने वर्टिकल्स आपके शामिल होंगे? तो इसमें 4 वर्टिकल आपके शामिल होंगे उच्च शिक्षा के लिए। NEP 2020 का उद्देश्य 100% सकल नामांकन अनुपात यानी GER किस वर्ष तक प्राप्त करना है? तो सकल नामांकन अनुपात वो भी कितना 100% किस वर्ष तक प्राप्त करना है? तो ये 2030 तक प्राप्त करना है। ठीक है, सकल नामांकन अनुपात 100% 2030 तक प्राप्त करना है। NEP 2020 के तहत शिक्षक बनने के लिए न्यूनतम योग्यता क्या है? तो न्यूनतम योग्यता क्या हो जाएगी? तो 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड B.Ed, बी यहाँ पर आपका सही है। NEP 2020 के तहत कितने वर्षों तक मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रावधान है? तो मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा आपके 3 से 18 वर्ष तक प्रदान करने का प्रावधान है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए आपका सही जाएगा। 3 से 18 वर्ष आप जो है मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान कर सकते हो NEP 2020 के अनुसार। NEP 2020 के तहत 3 भाषा नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो 3 भाषा नीति का जो मुख्य उद्देश्य हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका? छात्रों को बहुभाषी बनाना। छात्रों को बहुभाषी यहाँ पर बनाना, 3 से अधिक भाषाएं उनको सिखाएंगे यानी बहुभाषी बनाना। NEP 2020 के अनुसार डिजिटल शिक्षा के लिए कौन सा मंच बनाया जाएगा? तो डिजिटल शिक्षा के लिए आपका कौन सा मंच यहाँ पर बनाया जाएगा? तो ये हम देख चुके हैं, NETF यहाँ पर बनाया जाएगा। NETF। अगला सवाल देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार अधिगम होना चाहिए। तो अधिगम आपका कैसा होना चाहिए? तो ये आपका अधिगम के बारे में यहाँ पर पूछा गया है। ये आपका प्रयोगात्मक यहाँ पर होना चाहिए।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार विद्यालयों में मूल्यांकन का अभिरूप हो जाना चाहिए। तो विद्यालयों में मूल्यांकन का जो अनुरूप है वो कैसा हो जाना चाहिए? योगात्मक और रचनात्मक यहाँ पर हो जाना चाहिए। योगात्मक और रचनात्मक मूल्यांकन का अभिरूप। निम्न में से कौन सी शिक्षा शास्त्रीय रणनीति राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा प्रस्तावित है? तो 2020 द्वारा कौन सी यहाँ पर आपकी शिक्षा शास्त्रीय रणनीति प्रस्तावित है? तो यहाँ पर आपका अन्वेक्षण आधारित अधिगम हो जाएगा, कथा वाचन आधारित शिक्षा शास्त्र यहाँ पर हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर आपका चर्चा आधारित कक्षाएं हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर 1 सेकंड और 4 आपका बिल्कुल सही होगा। तो 1 सेकंड 4 यहाँ पर सही है, बी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपका वेतन तथा बार बार अभ्यास यहाँ पर नहीं है, वेतन तथा बार बार अभ्यास। ठीक है, आगे देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 यह प्रस्तावित रखती है कि, तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 2020 है वो क्या प्रस्तावित यहाँ पर रखती है, क्या प्रस्ताव रखती है ये आपको बताना है। तो यह प्रस्ताव रखती है प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों को उनके घर की या स्थानीय भाषाओं में पढ़ाया जाना। ऑप्शन है यहाँ पर सही है। अगला सवाल है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार आकलन के लिए अंतर्निहित सिद्धांत क्या होना चाहिए? तो आकलन जो होता है उसके लिए अंतर्निहित सिद्धांत होना चाहिए, सभी विद्यार्थियों के लिए उनका सीखने और विकास का अनुकूलन करना। सी यहाँ पर सही है, सभी विद्यार्थियों के लिए उनका सीखने और विकास का अनुकूलन करना। अगला सवाल है, भारतीय संसद ने दिव्यांग व्यक्तियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कानून हाल ही में पारित किया है? तो कौन सा कानून दिव्यांग व्यक्तियों के लिए पारित किया गया है? तो निःशक्त व्यक्ति यानी समान अवसर अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी अधिनियम यहाँ पर जो है वो लागू किया है, पारित किया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रस्तावित कथनों में से कौन सा कथन यहाँ पर सही नहीं है? तो यहाँ पर 4 कथन आपके दिए गए हैं। एनईपी 2020 मूल्यांकन के लिए विभिन्न प्रकार की विधियों योजनाओं जैसे विधियां और योजनाएं जैसे कि समूह कार्य और भूमिका निर्वहन का प्रस्ताव रखती है। तो ये बात तो यहाँ पर सही है। एनईपी 2020 रचनात्मक मूल्यांकन से योगात्मक मूल्यांकन की ओर परिवर्तन का प्रस्ताव रखती है। तो ये बात यहाँ पर गलत हो जाएगी, बी यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए, एक मिशन मोड में देश यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन यूईई यानी यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन प्राप्त करने के लिए भारत सरकार का व्यापक और एकीकृत फ्लैगशिप कार्यक्रम है। तो ये कौन सा हो जाएगा यहाँ पर? यह आपका हो जाएगा शिक्षा की राष्ट्रीय नीति 1986, डी यहाँ पर सही है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षा को केवल पूर्व निर्धारित विषय वस्तु पर केंद्रित होना चाहिए, समस्या समाधान पर केंद्रित होना चाहिए, अधिगमकर्ताओं में समालोचनात्मक चिंतन का विकास करना चाहिए, अन्वेक्षण निर्धारित खोज आधारित होना चाहिए। तो यहाँ पर कौन सा आपका सही होगा? तो यहाँ पर आपका केवल पूर्व निर्धारित विषय वस्तु पर केंद्रित होना चाहिए, समस्या समाधान पर केंद्रित होना चाहिए, ये बात यहाँ पर गलत है। अधिगमकर्ताओं में समालोचनात्मक चिंतन का विकास करना चाहिए, अन्वेक्षण निर्धारित खोज निर्धारित होना चाहिए। तो यहाँ पर 1/3 4 आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रस्तावित बदलाव है। तो ये क्या हो जाएगा? मानकीकरण से लचीलापन, हम देख चुके हैं। एनईपी 2020 के अनुसार बहुभाषीयता के संबंध में सत्य कथन है। तो बहुभाषीयता के संबंध में सत्य कथन क्या हो जाएगा? कक्षा में पूंजी के रूप में देखती है। तो कक्षा में पूंजी के रूप में देखती है, बी यहाँ पर आपका सही होगा। अगला सवाल है, एनईपी 2020 सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित समुदायों से आने वाले विद्यार्थियों के अवधारण के लिए क्या प्रस्तावित करती है? तो ये क्या प्रस्तावित करती है? तो ये संदर्भित व अर्थपूर्ण पाठ्यचर्या प्रस्तावित करती है। जो सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित विद्यार्थी है उनके लिए संदर्भित और अर्थपूर्ण पाठ्यचर्या प्रोवाइड करती है। एनईपी 2020 में प्रस्तावित समग्र 360 डिग्री बहुआयामी उन्नति पत्र को क्या दर्शाना चाहिए? तो इसे क्या दर्शाना चाहिए? विद्यार्थियों की संज्ञानात्मकता, भावनात्मकता, मनोगत्यात्मक आयामों में प्रगति, बी यहाँ पर आपका सही है। अगला सवाल है, एनईपी 2020 के अनुसार का प्रयोग को प्रोत्साहित करने के लिए करना चाहिए। तो किसका प्रयोग जो है प्रोत्साहित करने के लिए करना चाहिए? तो अनुभव जनित अधिगम, समालोचनात्मक चिंतन, सी यहाँ पर आपका सही होगा। अगला सवाल है, दिव्यांग छात्रों की शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस प्रावधान को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा बढ़ावा नहीं दिया गया है? तो यहाँ पर अनिवार्य विशेष शिक्षा को बढ़ावा नहीं दिया गया है। एनईपी 2020 क्या प्रस्तावित करती है? तो ये क्या प्रस्तावित करती है ये आपको बताना है। विद्यालय की पाठ्यचर्या की विषय वस्तु में कटौती, ये बात सही है। विद्यालय की पाठ्यचर्या के लचीलेपन में वृद्धि, ये बात भी सही है। यहाँ पर रटंत अधिगम को महत्व देना, ये बात गलत हो जाएगी। इसके अलावा यहाँ पर विवेचात्मक
चिंतन की महत्व देना, ये बात भी यहाँ पर सही हो जाएगी। तो यहाँ पर आपका 1 सेकंड 4 सही होगा। एनईपी 2020 द्वारा सुझाई गई समग्र 360 डिग्री बहुआयामी रिपोर्ट क्या प्रस्तावित करती है? तो ये 100 आकलन और सम समूह आकलन का समावेश जो है ये प्रस्तावित करती है। 100 आकलन और सम समूह आकलन। भाषा के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर बल देती है? तो ये किस पर बल देती है? तो ये बहुभाषीयता पर बल देती है। एनईपी 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पर सही है? तो कौन सा कथन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा? शिक्षार्थियों को उनके सीखने के पथ और कार्यक्रमों को चुनने के लिए लचीलापन प्रदान किया जाना चाहिए। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका सही है। एनईपी 2020 किस पर बल देती है? तो ये हम देख चुके हैं, लचीला, बहुस्तरीय, गति आधारित, अधिगमन साय पर यह बल देती है, यानी लचीलेपन पर यह बल देती है। अगला सवाल है, एनईपी 2020 के अनुसार मूल्यांकन का उद्देश्य किसकी जानकारी देता है? तो मूल्यांकन का जो उद्देश्य है ये किसकी जानकारी देता है? विद्यार्थियों को कक्षा में व कक्षा के बाहर कैसे सहायता दी जा सकती है, ये यहाँ पर आपका सही है। एनईपी 2020 के अनुसार शिक्षा को किस पर बल देना चाहिए? तो शिक्षा को किस पर बल देना चाहिए? तो यहाँ पर संकल्पनात्मक समझ पर बल देना चाहिए। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही है। आकलन के संदर्भ में एनईपी 2020 क्या प्रस्तावित करती है? तो ये आकलन के संदर्भ में क्या प्रस्तावित करेगी? विश्लेषण और आलोचनात्मक सोच जैसे उच्च क्रम के कौशल का परीक्षण, प्रत्यास्मरण आधारित वस्तुनिष्ठ प्रकार के परीक्षण, आकलन के योगात्मक तरीके। तो यहाँ पर ए और सी आपका सही है, डी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। एनईपी 2020 किसकी ओर बदलाव का प्रस्ताव रखती है? तो ये किसकी ओर बदलाव का प्रस्ताव रखती है? तो यह सीखना कि कैसे सीखना है। ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। किसकी ओर बदलाव का प्रस्ताव रखती है? यह सीखना है कि कैसे सीखना है। बाकी यहाँ पर अगर आप ऑप्शन पढ़ोगे तो वैसे आपके गलत हो जाएंगे। एनईपी 2020 में आकलन के संदर्भ में विद्यार्थियों के लिए किस प्रकार का प्रगति पत्र प्रस्तावित किया गया है? तो किस प्रकार का प्रगति पत्र यहाँ पर प्रस्तावित किया गया है? तो यह भी हम देख चुके हैं, 360 डिग्री बहुआयामी प्रगति पत्र यहाँ पर प्रस्तावित किया गया है। एनईपी 2020 के अनुसार विद्यार्थियों के किन आयामों की प्रगति व अद्वितीयता को शामिल करना चाहिए? तो यहाँ पर संज्ञानात्मक, भावनात्मक और मनोगत्यात्मक। अगला सवाल है, हेतल घर में गुजराती बोलती है और इस भाषा को पढ़ने और लिखने में उसका प्रवाह है। उसके विद्यालय में निर्देश का माध्यम हिंदी है, वह यह भाषा नहीं जानती। एनईपी 2020 के अनुसार इस स्थिति में विद्यालयों को क्या करना चाहिए? तो इस स्थिति में क्या करना चाहिए? बहुभाषावाद की संस्कृति सर्जित करने के लिए सभी बच्चों को एक दूसरे की मातृभाषा का सम्मान करने के लिए कहना चाहिए। पी यहाँ पर सही है। एनईपी 2020 के अनुसार कक्षा अधिगम को पाठ्यपुस्तकों तक सीमित करने के बजाय अधिगम और शिक्षा के मध्य कैसा संबंध होना चाहिए? तो अधिगम और शिक्षा के मध्य कैसा संबंध यहाँ पर होना चाहिए, यह आपको बताना है। तो खोजबीन और समालोचनात्मक चिंतन के विकास पर केंद्रित होना चाहिए। तो खोजबीन पर आपका केंद्रित होना चाहिए। अगला सवाल है, एनईपी 2020 किस पर बल देती है? तो एनईपी 2020 जो है यह आपका किस पर बल देती है? परीक्षा के लिए पढ़ना, वेधन और अभ्यास, स्मरण आधारित शिक्षा, समप्रत्ययी समझ पर यह बल देती है। डी यहाँ पर सही है। एनईपी 2020 बच्चों के मूल्यांकन के लिए क्या प्रस्तावित करती है? तो मूल्यांकन के लिए क्या प्रस्तावित करती है? समूह कार्य, स्व आकलन। ए यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। एनईपी 2020 में निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान नहीं सुझाया है? तो कौन सा प्रावधान यहाँ पर नहीं सुझाया गया है? तो बच्चों में अनुपालन को बढ़ावा देने के लिए अध्यापक को इनाम और दंड का इस्तेमाल करना चाहिए, ये यहाँ पर नहीं सुझाया गया है। बाकी तीनों यहाँ पर सुझाए गए हैं, जैसे प्रत्येक विद्यार्थी की विशिष्ट क्षमताओं को पहचानना और बढ़ावा देना, रट्टा मारकर सीखने और परीक्षाओं के लिए सीखने की बजाय संप्रत्यात्मक समझ पर बल देना, सृजनात्मक पर पर्याप्त ध्यान देना चाहिए और तार्किक निर्णय करने और नवाचारिता को प्रोत्साहित करने के लिए विवेचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देना चाहिए। एनईपी 2020 किस पर जोर देती है? तो एनईपी 2020 जो है ये आपकी किस पर जोर देती है? तो ये पाठ्यचर्या के लचीलेपन पर जोर देती है, ये यहाँ पर सही है। एनईपी 2020 के अनुसार विद्यार्थियों का रिपोर्ट कार्ड जो अभिभावकों को दिया जाएगा वह है, तो किस पर आधारित होगा? विद्यार्थियों की प्रगति, विशिष्टता को प्रतिबिंब करे। डी यहाँ पर आपका सही है। एनईपी 2020 के अनुसार शास्त्रीय भाषाओं के अध्ययन की सिफारिश के रूप में निम्न में से सही कथन है। तो यहाँ पर कौन सा आपका सही कथन यहाँ पर हो जाएगा? शास्त्रीय भाषाओं के अध्ययन की सिफारिश के रूप में निम्न में से सही कथन है, तो ये हो जाएगा आपका एक अतिरिक्त विकल्प, सी यहाँ पर आपका सही है। अगला सवाल है, एनईपी 2020 में विद्यार्थियों के आकलन हेतु प्रस्तावित समग्र 360 डिग्री बहुआयामी रिपोर्ट के संदर्भ में कौन सा कथन यहाँ पर सही नहीं है?
तो यहाँ पर कौन सा कथन आपका सही नहीं है? रिपोर्ट केवल व्यक्तिगत कार्यों पर केंद्रित होगी और सामूहिक कार्य को शामिल नहीं करेगी। डी यहाँ पर आपका जो है वो यहाँ पर गलत हो जाएगा। अगला सवाल है, एनईपी 2020 प्रस्तावित करती है कि शिक्षा होनी चाहिए, तो शिक्षा कैसी होनी चाहिए ये आपको बताना है। तो ये अन्वेषण प्रेरित खोज उन्मुखी यहाँ पर होनी चाहिए। आकलन के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 निम्न में से क्या प्रस्तावित करती है? तो ये क्या प्रस्तावित करती है? तो ये हम देख चुके हैं, 360 डिग्री बहुआयामी प्रगति उन्नति पत्र ये प्रस्तावित करती है। एनईपी 2020 में निम्न में से कौन सा कथन प्रस्तावित है? तो यहाँ पर कौन सा कथन आपका प्रस्तावित है? बाल विद्यार्थियों के लिए बहुभाषी होने के उच्च संज्ञानात्मक लाभ है। सी यहाँ पर आपका सही है। एनईपी 2020 पूरे देश के लिए प्राथमिक स्तर पर किस भाषा को निर्देश के माध्यम से प्रस्तावित करती है? तो किस भाषा को निर्देश के माध्यम से प्रस्तावित करती है, मातृभाषा या घर की भाषा को? एनईपी 2020 किस उपागम के लिए शिक्षण शास्त्रीय बदलाव की अनुशंसा करती है? संरचनावादी, व्यवहारवादी, रटने पर आधारित अधिगम, अवधारणात्मक समझ, खोजबीन आधारित अधिगम, ड्रिल और अभ्यास, अधिगम के लिए आकलन, अधिगम का आकलन। तो यहाँ पर किस उपागम के लिए शिक्षण शास्त्रीय बदलाव की अनुशंसा करती है आपकी एनईपी 2020? तो ये आपको बताना है। इसका आंसर जो है वो आप कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी आपके इंपॉर्टेंट सवाल थे वो हमने डिस्कस किए हैं। ये आपका अंतिम सवाल था और इसका आंसर आप क्या करेंगे, कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।